सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को और मेरे साथ जो मेरी सखी है नेहा, उनको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सखियों सहेलियों को हमारी ओर से भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आकांक्षा, आपको भी नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। तो नए साल पे आपने क्या किया, ये बताइए। नए साल पे हमने क्या किया, उससे बेहतर है हम अपनी सखियों से पूछें कि नए साल के लिए उन्होंने क्या सोचा। ये सोचना तो बहुत जरूरी होता है, और हमेशा ये होता है कि नया साल आया नहीं कि उससे पहले से लिस्ट बन जाती है कि क्या क्या करना है नए साल में। आप संकल्पों की बात कर रही हैं जो हम हर साल बनाते हैं और हर साल तोड़ भी देते हैं। तो आपने मुझसे पूछा था कि आपने क्या किया, तो मैंने जो हर साल करती हूँ वही किया। कुछ नए संकल्प बनाए और हमारी कई सखियों ने बनाए होंगे। अब देखना ये है कि जैसे जैसे साल बीतेगा उनमें से कितने पूरे होते हैं, कितने टूटते हैं, कितने फिर अगले साल की लिस्ट में फिर जमा हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो मतलब एक नियमित चक्र है। जिस तरह से साल आता है जाता है, उसी तरह से एक चक्र है कि जिसमें हमें एक लिस्ट बनानी है संकल्पों की, और उन संकल्पों का पालन नहीं करना है, और उसके बाद उन्हें अगले साल के लिए ले जाना है। वैसे नेहा, यूं देखें तो ये जो रिजोल्यूशंस होते हैं, संकल्प होते हैं, ये एक तरह से हमें उकसाते हैं कि हम जो पिछले कुछ समय से छोड़ते आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ज़बान थोड़ी फिसल सी गई थी। टूटती हुई चीजों पे ऐसे होता है अक्सर। जी, जो छोड़ते आ रहे हैं उन पे हम थोड़ा ध्यान दें, उन पे काम करें। तो कई सारी चीजें हैं। आपने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया, तो मैं बता दूं कि मेरे जो संकल्प हैं उनमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि फैमिली को समय देना, जो कि बेहद जरूरी है। हाँ जी। हम इतने व्यस्त रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि परिवार के साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं रहते। बिल्कुल। और जब कभी अकेले बैठते हैं या चलते फिरते दौड़ते यूं ही हमें लगता है कि ओह, हम अपनी फैमिली को बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रहे हैं। तो नए साल का संकल्प लेने में ये एक सबसे अच्छी चीज है कि आप कोशिश करें। काम तो सभी को करना है, काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन फैमिली को समय देना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, परिवार को अगर हम समय देंगे तो ही परिवार जो बना रहता है, या परिवार का जो मूल है, नींव है, वो ये समय भी हम जो उसमें थोड़ा थोड़ा अपना समय संचित करते जाते हैं, तो उससे बन के हमारा परिवार जो है एकजुट होता जाता है, मिल जाता है और संयुक्त होता है। और लग रहा है कि आप दूसरे संकल्प के बारे में बताना चाहती हैं। पहले मैं अपना बता दूं, फिर मैं आपका भी पूछूंगी। बिल्कुल। दूसरा संकल्प ये है कि ये जो साल 2020 जो बीता हुआ साल रहा, उसने हमें काफी कुछ चीजें सिखाई। स्वच्छता, उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज सिखाई, हमें महत्व समझाया अपने स्वास्थ्य का। तो नए साल पर एक संकल्प ये लें, खासकर हमारी सखियां, क्योंकि हम जो महिलाएं होती हैं वो अधिकतर ये करती हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती। बिल्कुल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का हमें पूरा ध्यान रखना है। क्यों से कि जो महिलाएं होती हैं ना नेहा, वो परिवार की धुरी होती हैं। बिल्कुल। जब हम डगमगाएंगी तो परिवार भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। हाँ, वो ये कह सकते हैं ना, अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम सबको स्वस्थ रख सकते हैं, या सबकी सेवा कर सकते हैं, उन्हें अच्छी तरह से रख सकते हैं। या अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम खुश हैं, अगर हम खुश नहीं हैं अंदर से, लेकिन हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम खुद खुश नहीं है तो खुशी कैसे बांटेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वस्थ खाना पीना, यानी हमें अपने आहार पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे दिमाग में आई थी कि इस साल मैं वो करूंगी, वो ये कि हम में से कईयों को ये आदत रहती है, और खासकर महिलाओं में ये आदत रहती है कि हम अंदर से तकलीफ में रहते हैं, फिर भी किसी के पूछने पर हम कहते हैं कि नहीं, हम ठीक हैं, आई एम ओके। तो जरूरी नहीं कि हमेशा आप यही कहें, आप ये भी कह सकती हैं कभी कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। अपने दिल की बात अपने करीबी से, या जिससे आप कंफर्टेबल हो जिसके साथ, उससे अपने दिल की बात बांटिए। ये आपके
तनाव को कम करने में, डिप्रेशन को कम करने में सहायता करेगा। बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मन के अंदर सारी चीज़ों को जमा ना करते जाएँ, नहीं तो वो कह सकते हैं मन पे बोझ बढ़ जाता है, इतना बोझ बढ़ हुँ। जाएगा कि एक वक़्त के बाद इन सबको सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि छोटे-छोटे एक किश्तों पर उसको निकालते जाएँ। तो नेहा, आपकी लिस्ट में क्या है? एक तो बता दीजिए। जी, हमारी लिस्ट में तो ये है कि हर एक सखी को या हर एक को, मुझे भी, एक शौक पालना चाहिए। अपना एक शौक होना चाहिए, जिसको हम हमेशा अपने काम से थोड़ा अलग कोई शौक हो, जिसे हम बिल्कुल बस करते जाएँ, जिसमें रम जाएँ। वो संगीत हो सकता है, वो पढ़ना हो सकता है, वो लिखना हो सकता है। तो ऐसा कोई एक शौक जो है वो रखें अपने साथ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि भई जब बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो जी। बच्चे अपने-अपने कामों में लग जाते हैं। परिवार के सब सदस्य अपने-अपने कामों में लग जाते हैं, तो एक वक़्त ऐसा आता है जब महिलाएँ अकेली-सी हो जाती हैं। तो हुँ। उस वक़्त वो इस शौक को वापस ज़िंदा कर सकती हैं या वो अपने साथ लेकर भी चल सकती हैं। तो वो एक शौक मुझे अपने साथ पालना है, ये मैंने सोच तो के रखा है। सखियाँ भी ध्यान दें, अपना आपको जो पसंद है, वो ज़रूर करें, जी। उसके लिए समय निकालें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, हुँ, हुँ। जो साल 2020 हमें सिखा गया, वो है कि बचत करना, क्योंकि कि जब हुँ। समय आता है, तो यही बचत हमारे काम आती है। जी, और बचत के बारे में ही हमें कुछ बता रही हैं बहुमुखी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति जी। तो आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। बिल्कुल। सुधा जी, कैसे मार्गदर्शन कर सकता है ये आध्यात्म हमारे जीवन का? अध्यात्म से हम शौक ले सकते हैं। अभी सबको ऐसा लगता है कि 2+2 4, 4+4 8, जी, ऐसा जीवन नहीं होता है। आप देखिए, अभी ये पैंडेमिक आ गया ना, जी, कोविड। अभी कोई नहीं सोचा था 1 साल पहले ऐसा लाइफ हो जाता है, घर में बैठना होता है, बाहर नहीं जाते हैं, जॉब्स जाते हैं, इकोनॉमी फेल होता है, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आ जाते हैं। जी, उस समय हमारा सब प्लान उल्टा पलटा हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म है तो वो शौक, हम अध्यात्म है लेकिन शौक एब्जॉर्बर, हम हमारे काम किया वो ज्यादा होता है, वो भगवान की इच्छा। अच्छा। ऐसा किया तो मन में शांति होता है। इसीलिए मुझे लगता है अध्यात्म का झलक सबको होना चाहिए। लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते हैं। शायद आपकी माँ या नानी कहती थी कि सेव मनी फॉर रेनी डेज, सीजन रेनी हमारी सीजन। माँ बोलती थी। जी, मेरे शादी हुआ उस समय हम ससुराल जा रहे थे, हमारे अम्मा ने अंदर बुला के बोल दिया, देखो बेटा, आप एडजस्ट सबसे होती है, मुझे मालूम है, लेकिन एक बात बताती हूँ कि आप हस्बैंड के पति के बिना नॉलेज जरा पैसा सेव करना। अच्छा। ओके, क्योंकि ये पैसा होता है ना आपात धन। कभी बहुत मुश्किल टाइम होता है ना, उस टाइम में ही आप यूज करना। ज्वेलरी के लिए, साड़ी के लिए, ऐश आरामी के लिए नहीं करना। जी, और आपके सैलरी में जरा पैसा, उनके सैलरी में जरा पैसा आप निकाल के एक अकाउंट में, डब्बा में, किधर भी रखिए। ये आपात धन होता है जीवन में। और ये आपात धन कभी यूज करना, या आपको आपके हिसाब से आप सोच के करना। मैं नहीं बोलती हूँ, जी, शायद चिल्ड्रन का एडमिशन टाइम होगा, जी, जी, शायद बीमारी आएगा, वो आपके, दैट इज योर डिस्क्रिमिनेशन पावर, शी टोल्ड मी। क्या बात है। ऐसे हमने 10,250 रुपया सेव किया था उस जमाने में, 78 साल में, 78 79 में। जी, जी, और एक बार नारायण मूर्ति घर आ गए और बताया कि हम खुद का कंपनी खोलते हैं, इंडिया में सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आ गया है। जी। आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा मालूम है, कभी मशीनरी का रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उस समय हम भारत देश वासी गुलाम थे ब्रिटिशर को, उसका फायदा हमको नहीं हुआ, ब्रिटिशर को हुआ। अभी एक मौका हमारे देश को आ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन। और मैं एक खुद का कंपनी बनाने का लिए सोच रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। और मैंने सोचा कि मेरे पति क्या पूछ रहे हैं, अयाश के लिए नहीं, साड़ी के लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं, वो एक कंपनी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा। और हमने उनको 10,000 रुपया दिया उस समय। ये दिया है 1981 में दिया। 1981 में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है ये। उस समय वो जी, जाहिर है उसी समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी जो आपने दी। और अपनी बचत से, जो हम लोग आमतौर पे, हमारी सखियां और हमारी जो महिलाएं हैं, वो कहती हैं कि वही आपने जैसे कहा, गहने, कपड़े, इन सब के लिए रखते हैं। मैं बोलती हूँ, कपड़े 2 दिन पहनने के बाद वो पुराना हो जाता है। जी, तो ये पैसे हम रखना चाहिए मुश्किल टाइम के लिए। कोई मदद नहीं कर सकता है उस समय, ये पैसे निकलना। तो
तो नेहा, ये थी सुधा मूर्ति जी, जो जी। जिनके व्यक्तित्व में कई तरह के रंग मिले हुए हैं। बिल्कुल, और इतनी सादगी से इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जो महिलाएँ बचत करती हैं, हमारी सखियाँ भी करती हैं, मेरे ख़्याल से सारी हमारी माएँ जो हैं, नानियाँ जो थीं, दादी हैं, वो सब इस तरह से छोटी-छोटी रकम बचाती जाती हैं और वक़्त पड़ने पर वो बिल्कुल सामने ला के रख देती हैं। हाँ, और बूँद-बूँद से ही सागर भरता है, घड़ा भरता है। जी। तो ये जो बूँद-बूँद वाली जो बचत होती है ना, यही आगे चलकर किसी गाढ़े समय में काम आती है। और ज़िंदगी का तो वैसे कोई भरोसा है नहीं नेहा, तो जो पल भी हमें जीना है, वो हमें खुश होकर जीना है। बिल्कुल। लेकिन भविष्य और भूतकाल, मतलब भविष्य की चिंता भी करनी है, भूतकाल से सीखते भी जाना है, लेकिन अपने वर्तमान में जीना नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। तो नेहा, वी ऑलवेज लव जिंदगी। करना भी चाहिए हमें जिंदगी से प्यार। फिलहाल हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक।
समाप्ति पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और आज कौन सखियां हैं आपके साथ? नेहा और आकांक्षा। तो अब सखियों को ना एक बड़ी अच्छी सी बात हम सुनाने वाले हैं। हाँ, ये एक सखी का इंटरव्यू हम अपनी सखियों को सुनवा रहे हैं अभी। ये है निधि परमार हीरानंदानी, जो एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए इन्होंने आगे कदम बढ़ाया जी। और इनको दिल से लगा कि हमें ये करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, समाज में कौन सा अच्छा काम वो कर रही हैं, किया उन्होंने, इस बारे में आइए उन्हीं से सुनते हैं। बिल्कुल। सभी सखियों को नमस्कार। श्रोताओं, आप जानती ही हैं कि हम किस तरह से आपका मनोरंजन तो करते ही हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे मुद्दों और ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताएं जो हमारे आसपास घटित होती हैं और जिनकी जानकारी हमें कभी-कभी नहीं होती है। और ये जो जानकारियां होती हैं, ये जो मुद्दे होते हैं, ये जो विषय होते हैं, वो कभी-कभी रोचक होते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि समाज के लिए ज़रूरी होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसा ही आज का विषय है और ऐसी ही एक शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं निधि परमार हीरानंदानी जी का। निधि जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते, शुक्रिया। पहले तो आपको बधाई कि आप माँ बनी। थैंक यू। और उसके साथ जो आप कर रही हैं वो वाकई बहुत प्रेरक चीज़ है, बहुत इंस्पायरिंग है। लोगों के लिए ज़रूर एक संदेश मिलेगा। हम यही जानना चाहते हैं कि माँ का दूध अमृत कहा जाता है, तो उसको आपने डोनेट किया, दान किया, ये बहुत अलग चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, तो बेसिकली मेरा बच्चा 2020 में फरवरी 21 फरवरी को पैदा हुआ था। 21 फरवरी 2020 में आप? हाँ जी, बेटा पैदा हुआ। तो उसके बाद अब अपने को लगभग 1.5-2 महीने लगे थोड़ा रूटीन बिठाने में जी। थोड़ा मिल्क आ रहा था, नहीं आ रहा था, फ्लो ठीक नहीं थी, सप्लाई कम था, वो सारी इश्यूज जब तक रेगुलेट हुई जी। और मेरा सप्लाई एस्टैब्लिश हो गया, तो लगभग 2 महीने हुए थे। मई के महीने में जी। सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरे घर में जो मेरा फ्रिज का फ्रीजर है जी। वो दूध के पैकेट से भरा हुआ था। अच्छा। तो अब अगले दिन का जो पैकेट फ्रीज करने के लिए जगह नहीं थी मेरे पास। अच्छा, यानी कि आप अपना दूध फ्रीजर में रखती थी? हाँ जी, मैं फ्रीजर में रखती थी क्योंकि बेबी को अपनी सप्लाई इंक्रीज करने के लिए मुझे बोला गया था कि आप पंप करना शुरू कीजिए हर 4 घंटे। अच्छा। ताकि सप्लाई बनी रहे। तो वो जब मैंने पंप करना चालू किया, किसी पॉइंट पर मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब, पर कभी मेरा सप्लाई ज्यादा हो गया, बेबी की नीड से ज्यादा हो गया। तो जब वो एक्स्ट्रा मिल्क बनने लग गया तो मैंने वो स्टोर करना चालू कर दिया था फ्रिज में। अच्छा। तो मई में मैंने सडनली रियलाइज करा कि फ्रिज में जगह नहीं है। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया, मैंने बोला कि उनका भी बच्चा मुझसे 1 साल पहले हुआ था। अच्छा। तो मैंने उनको फोन करके पूछा कि तुमने क्या किया था, मुझे समझ नहीं आ रही, इतना दूध पड़ा हुआ है, उसका क्या करूँ। जी। तो उसने बोला कि मैंने पहले तो बचा के रखा था क्योंकि जब कम पड़ता है, कहीं बाहर जाना पड़ता है तो बच्चे के काम आता है जी। पर इतने पैकेट्स अगर पड़े हैं तो मैं बच्चे को नहला देती हूँ। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि ये तो वेस्ट लग रहा था मुझे नहलाना उसके साथ। तो मैंने दूसरी फ्रेंड को फोन किया, उसने बोला कि मेरे भी फ्रीजर भरा हुआ था, मैंने फेंक दिया, मुझे पता नहीं था उसका क्या करूँ। किसी ने मुझे बोला कि हमने उसको घुटनों में दर्द था तो उसके लिए मालिश करी या बॉडी मसाज करी, या स्किन के लिए अच्छा तो हम फेस पे लगाते थे जी। तो मुझे ये सब बहुत मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा वेस्ट है जी। इतनी मुश्किल से ये दूध हम बचा के रखते हैं और ये बच्चों के लिए इतना जरूरी है, सब जरूर कुछ ना कुछ अच्छा फायदा होगा। तो मैंने इंटरनेट पे जाके रिसर्च करी कि ब्रेस्ट मिल्क का क्या किया जा सकता है। अच्छा। तब मुझे पता चला कि यूएसए में ब्रेस्ट मिल्क डोनेशन बैंक्स होते हैं जहाँ पे आप मिल्क दान कर सकते हैं जी। और फिर वो मिल्क जो प्री मैच्योर बेबी जो NICU में होते हैं, जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, फुल टर्म के नहीं होते, उनका वेट कम होता है, उनको ये बहुत जरूरी होता है उनकी सर्वाइवल के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है जी। तो मैंने फिर देखा कि चलो इंडिया में ढूंढती हूँ जी। तो मैंने देखा कि हाँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया में मिल्क बैंक्स हैं, पर कौन से सिटी में, किधर है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या, ये सब नहीं था। अच्छा। तो फिर मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फोन करा, उनको फोन करके पूछा कि यहाँ पे कोई मिल्क बैंक है, क्योंकि उनका खुद का भी NICU है। तो उन्होंने बोला कि हॉस्पिटल है खार में, आप उनसे बात कर लीजिए जी। वहाँ पे एक डॉक्टर हरी हैं, उनसे उन्होंने मेरा संपर्क कराया जी। मैंने डॉक्टर हरी को कॉल किया, उनको बोला कि डॉक्टर ऐसा है कि मेरे पास पैकेज बहुत बने पड़े, कोविड का टाइम चल रहा था जी जी। और
लॉकडाउन में था बॉम्बे। जी। तो मैंने उनको बोला कि लॉकडाउन है, कोविड टाइम है, मेरा बच्चा छोटा है, मैं देना चाहती हूँ मिल्क, पर मेरे को हॉस्पिटल आने से डर है जी। मैं वापस बीमारी ना ले आऊं, मेरा बच्चा ना बीमार हो जाए। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए। पहले तो उन्होंने मुझसे कुछ टेस्ट मांगे कि वो देखना होता है कि आप डोनेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कोई बीमारी तो नहीं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस वगैरह, ऐसे 5-6 टेस्ट होते हैं। जी जी। तो उन्होंने वो टेस्ट, और अगर आपने डिलीवरी करी है बच्चे की तो वो टेस्ट यूजुअली आपकी डॉक्टर ने आपसे करवाए हुए होते हैं जी। एक बार वो क्लियर हो गया तो डॉक्टर हरी ने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने वार्ड बॉय को एम्बुलेंस में भेजता हूँ, वो आएगा, आप नीचे अपने सिक्योरिटी के पास इस तरह पैक करके भेज देना और वो 0 कॉन्टैक्ट से आपकी पिकअप हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने पहली बार ही इतना आसान बना दिया मेरे लिए कि फिर वो सिस्टम सेट हो गया। फिर मेरा फ्रीजर हर 50, फिर मिल्क की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गई थी, तो हर 15-20 दिन में मेरा फ्रीजर फुल हो जाता था। मैं उनको कॉल करती थी, वो अपना वार्ड बॉय भेज देते थे और मैं मिल्क भेज देती थी। अच्छा, जो आपने बताया कि एक विशेष तरीके से नीचे आप रखती थी, वो क्या मतलब कुछ आइस के साथ? बेसिकली हाँ जी, एक ना मिल्क बैग्स होते हैं, स्टोरेज बैग, अच्छा। काफी कंपनियों के आते हैं वो BPA फ्री स्टरलाइज्ड प्री सील्ड बैग्स होते हैं। तो वो बैग मंगा के उनमें बेसिकली मिल्क अपना पंप करके उसमें डाल के उसको फ्रीज कर देते हैं जी। फिर एक आइस बॉक्स चाहिए होता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल दूर है मिल्क मेल्ट नहीं होना चाहिए, जो फ्रोजन मिल्क होता है जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है जी। तो अगर हॉस्पिटल बाजू में है, जैसे विंटर टाइम पे फर्क नहीं पड़ता, पर समर्स में आपको आइस बैग के अंदर अच्छी तरह से डाल के फ्रोजन मिल्क, ताकि वो फ्रोजन ही रहे, यानी कि वो तापमान बना रहे जिस तापमान में आपने रखा था। जी जी। हाँ जी, वही तापमान मेंटेन करना होता है जी। तो वो मैं एक आइस बैग मैंने खरीदा था, वो आइस बैग के अंदर डाल के मैं नीचे भिजवा देती थी, वार्ड बॉय लेके चले जाते थे। जी, मतलब ये तो आपने किया, चलिए ठीक है, आपको लगा भरा था, उसके बाद आपको महसूस क्या हुआ, मतलब आपका एहसास कैसा था, कैसा लगा आपको? पहले ऑनेस्टली मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि समझ के इतना कोई अच्छा काम है या बड़ा काम है, मुझे बस ये था कि चलो किसी चीज के लिए, अच्छे काम के लिए यूज हो रहा है, पर ज्यादा मैंने उसको थॉट नहीं दिया था। वो एक प्रोसेस बन गया था ऑर्गेनिक कि हर 15-20 दिन में ये भेजना है जी। जब एक दिन मेरे को डॉक्टर हरी ने बोला कि आप आके देख तो लीजिए, अच्छा, आप कैसे बच्चों की मदद कर रही हैं। और मैंने भी मतलब पता था NICU में प्री मैच्योर बेबीज, पर ज्यादा ध्यान से इस बारे में सोचा नहीं था जी। तो जब मैं गई ICU में, अपने बेटे को भी लेके गई, अपने हस्बैंड को भी लेके गई जो तुषार हिरानी है, और हम तीनों गए वहाँ पे NICU में। मैंने जब वो बच्चे देखे, वो प्री मैच्योर बेबीज, कोई 600 ग्राम का था, कोई 700 ग्राम का था, वो बच्चे बहुत ही कमजोर और छोटे, कईयों को ना वो पाइप्स लगी थी ICU में, तो वो देख के बहुत ही ओवरवेल, बहुत रोना आ गया था मुझे। और फिर उन्होंने दिखाया कि वो मिल्क को कैसे करेक्ट तरीके से पैस्चराइज करके, मतलब वो इंश्योर करते हैं कि मिल्क सेफ है बच्चों के लिए, और फिर वो उन बच्चों को पिलाते हैं, और उन बच्चों को इतना कम लगता है, 8 ml का से लेके 20 ml के बीच में एक टाइम का उनका फीड, बहुत कम लगता है। क्योंकि वो प्री मैच्योर बेबीज को 2 दिन की भी मिल्क की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए ना, उससे उनके चांसेस बहुत ज्यादा बेहतर हो जाते हैं सर्वाइवल के। अच्छा, तो उनके लिए इतना जरूरी होता है। और वो बच्चों को देख के तो मतलब मैंने, और उस टाइम पे मेरे खुद के बेटे ने सॉलिड तब खाने शुरू कर दिए थे। अच्छा। और उनका भी थोड़ा वीनिंग ऑफ प्रोसेस चालू था, सेल्फ वीनिंग हो रही थी उसकी। जी जी। तो उसकी रिक्वायरमेंट दूध की कम हो गई थी, तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि अभी इसका भी पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, कितनी देर तक कर सकती हूँ मैं। पर वो देखने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब एटलीस्ट अगली फरवरी 1 साल तक तो मैं करूंगी डोनेट। मतलब वो देखने के बाद बिल्कुल ही मैंने संकल्प कर लिया था कि 1 साल तक तो मुझे करना ही करना है, किसी भी तरह, चाहे मेरा बच्चा उसके आगे पिए ना पिए, 1 साल तक तो मैं खींचूंगी। वाह, जो आपने अभी बताया NICU, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता नहीं समझ रहे होंगे। एक हॉस्पिटल में होता है ICU जो अडल्ट के लिए होता है, जब बड़े लोग जिनका क्रिटिकल केसेस होते हैं वो ICU में जाते हैं। जो NICU होता है वो नियोनेटल ICU होता है, मतलब वो छोटे बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, जो पैदा होके जिनको जॉन्डिस वॉन्डिस होता है बच्चों को, या जो क्रिटिकल बेबीज होते हैं, जो प्री टर्म समय से पहले या समय पर पैदा हो पर क्रिटिकल कंडीशन में, यानी कि जिनकी जान खतरे में रहती है और जिनके जीने की जो संभावना बहुत कम रहती है। हाँ जी। और जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं, तो नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट जो होता है वो नवजात शिशुओं के लिए होता है, या जो तुरंत प्रसूत होते हैं, जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके लिए होता है। जी। तो इसके साथ साथ एक और आपने जैसे बताया कि जॉन्डिस हो या कुछ इस तरीके की समस्या भी होती है, उन बच्चों को भी जरूरत पड़ती है।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि उनकी माताओं ने दूध दिया या कैसे, क्या? तो क्या होता है, कई प्रीमेच्योर बेबीज में तो प्रॉब्लम ये होती है कि माँ का दूध अभी आया नहीं होता, क्योंकि अच्छा। पैदा होने के बाद भी 2-3 दिन लगते हैं अच्छा। दूध आने में यूजुअली। जी। तो प्रीमेच्योर बेबीज का तो चांस नहीं होता, क्योंकि उन मदर्स के पास होता ही नहीं है मिल्क। और जी। जो बेबीज जॉन्डिस के लिए आते हैं, कई होते हैं बेबी जिनकी मदर्स खुद का मिल्क आके देती हैं, जी। पर उन केसेस में भी कई केसेस होती है कि माँ का दूध अभी बना नहीं होता, अभी आया नहीं होता, जी। तो उनको भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में जब ये डोनेट करने की बात आती है, माँ का दूध दान करने की, तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पर वही बहुत था मेरे लिए देखना, पर मैं ये इंश्योर करती हूँ कि अब जैसे बीच में मेरे को मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तो मुझे चंडीगढ़ जाना पड़ा था, वो आईसीयू में थे। तो जब मैं चंडीगढ़ गई 20 दिन के लिए, तो वहाँ पे भी अब मिल्क तो मेरा होता था जी। तो मैंने वहाँ पे भी मिल्क बैंक ढूंढा, उधर भी मैं जाके आई टू मेक श्योर कि वो भी वेस्ट ना हो, उधर भी जाके बच्चों को मिल जाए। मतलब मुझे ये अब समझ आ गई कि ये बिल्कुल भी, अगर मेरे पास भगवान ने मुझे गिफ्ट दिया कि ज्यादा मिल्क बन रहा है जी, वो वेस्ट करना बहुत ही गलत बात होगी जी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि नहीं, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं हो सकता, ये बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध कहीं और से उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, न तो वो आर्टिफिशियल तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और है, ये अगर पंप करते रहो तो बनता रहता है दूध ज्यादा, या? हाँ जी, मैं जो मेरे साथ हुआ, जब पहले मेरा ऐसा नहीं था कि नहीं मिल्क बन रहा था मेरा, उस वक्त जब बच्चा पैदा होता है उसको एक टाइम पे 30 ml चाहिए होता है जी, और वो 30 ml से मेरा 25 और 28 उतना बन रहा था। अच्छा। तो मेरी जो लैक्टेशन कंसल्टेंट थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि आप पंप करेंगी तो इंक्रीज होगा, पर हर 4 घंटे में आप पंप करके देखिए। अच्छा। और मैंने वो शुरू किया, और मेरे लिए पर्सनली एकदम से हफ्ते में फर्क पड़ गया था, और फिर इतना, मतलब फिर सप्लाई इतना होने लग गया था इनफैक्ट एक टाइम पे कि मुझे अपने फिर पंपिंग सेशन कम करने पड़े थे जी। यानी कि प्रकृति ये समझती है कि आपको आवश्यकता है और उसी अनुपात में देती रहती है जी। और पंप के बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी कि पंप के भी हर एक बजट में अवेलेबल होते हैं। अच्छा। तो इलेक्ट्रिक पंप्स होते हैं जो बहुत महंगे भी होते हैं, जो डबल पंप्स होते हैं, फिर सिंगल मैनुअल पंप्स होते हैं। तो यानी कि ये बहुत खर्चीला मामला नहीं है अगर आप दान करना चाहें तो। जी जी। तो ये पंप अगर ना करें तो क्या कहीं माँ को तकलीफ भी होती है, गांठें पड़ जाती हैं, कुछ और बीमारी होने के भी? बिल्कुल। अगर जब दूध बनना शुरू होता है और आप टाइम से उसको नहीं निकालो, पंप नहीं करो, तो वो इतना ज्यादा अंदर क्लॉट्स जैसे मतलब गांठें बन जाती हैं, और एक मैस्टाइटिस करके एक डिजीज है जो हो जाता है, वो बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है। दूसरी टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं जी। तो वो सब अवॉइड करने के लिए पंप करना बहुत जरूरी है। वार्म कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस, पंपिंग, क्योंकि वो बहुत पेनफुल हो जाता है जब गांठें बननी शुरू होती है। तो देखिए, एक तो बच्चों की जान की सुरक्षा तो हुई ही, माताओं के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि उसको निकाला जाए ताकि अन्य कोई समस्या ना हो, क्योंकि फिर उसके बाद बुखार चढ़ने लगता है और बहुत सारी और बीमारियां हो जाती हैं। पता नहीं मुझे कि ये दान की बात इंडिया, भारत में क्यों नहीं ज्यादा होती, क्यों लोग समझते हैं कि ये बुरी बात है या अपना दूध किसी और बच्चे को नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो ये सब मालूम ही नहीं था जब मैंने ये रिसर्च शुरू करी और डोनेट करना शुरू किया। मुझे पता नहीं था कि भारत में ये बात थोड़ी टैबू है। अच्छा। ये नहीं किया जाता, इस बारे में बात नहीं की जाती। और जब मैंने करना शुरू किया तब मुझे कई मेरी फैमिली में जो बुजुर्ग औरतें थी उन्होंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है, किसी दूसरे बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो मैं बोला क्यों आप ऐसा क्यों बोलते, इसका कारण क्या है? तो बोलते कि नहीं ऐसा करो तो आपका खुद का दूध नहीं आएगा, आपकी क्वालिटी कम हो जाएगी, आपके बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। अच्छा। और वो सब मतलब बहुत ही क्या बोलते हैं ना उसको, गलत धारणाएं थी, वहम है सब, वहम है जी जी। और क्योंकि मेरी सप्लाई भी इनफैक्ट जैसे इतना इंक्रीज हुआ कि मैं डोनेट करती जा रही हूँ अब तक, और क्वालिटी भी एकदम ठीक है। मेरा बच्चा टचवुड एकदम हेल्दी है, उसको सारी न्यूट्रिशन मिल रही है, और दूसरे बेबीज की भी हेल्प हो रही है, दूसरी माएँ भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो मुझे पता नहीं कि परेशानी दूसरों को क्यों है, ये नहीं करना चाहिए। ये बात तो है, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत खुद भी खुश हैं और बहुत सारे बच्चों को आपने जीवन दान दिया, तो जाहिर है कि उतनी माताएं भी खुश हैं, उनका परिवार बहुत खुशहाल है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जीवन देने जैसी चीज हो गई। माँ के दूध से इम्यूनिटी पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ जी। तो निधि जी, इसके अलावा आप वैसे क्या करती हैं व्यवसाय के तौर पर? वैसे मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ जी। अभी मैंने एक पहली पिक्चर जो मैंने प्रोड्यूस करी थी वो सांड की आंख थी पिछले साल।
अभी बस आगे पिक्चर प्रोड्यूस करूंगी, वही काम चल रहा है। उससे पहले मैं इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा। पर पिछले साल प्रोड्यूसर बनी। बहुत अच्छी बात है, ढेर सारी बधाई। आंखें दान की जाती हैं, अंग दान किया जाता है, ये भी एक तरीके का जीवन दान है। निधि परमार हीरानंदानी जी, मिसाल आपने कायम कर दी और लोगों को एक राह दिखा दी कि हाँ ये भी काम हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रिधि जी। थैंक यू। तो सखियों, ये थी निधि परमार हीरानंदानी जिनको आपने सुना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक जल्दी से लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और सखियों, नववर्ष का मौका है, साल का पहला दिन है, तो आपके लिए हम कुछ खास लेकर आए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं निरंजना श्रीवास्तव की लिखी नाटिका दीदिया भगत। और आपको बता दें कि हम अपने स्टूडियो से इसका सजीव प्रसारण कर रहे हैं और हमारे श्रोता हमारे फेसबुक पेज पर भी इसका सजीव प्रसारण देख सकते हैं और साथ साथ हमें सुन भी सकते हैं। तो आइए सुनते हैं नाटक दीदिया भगत। तुम सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं बता देता हूं तुम्हें, मैं नहीं मानता कि दीदिया ने कुछ भी गलत किया है, समझे? दीदिया गलत कर ही नहीं सकती। अरे उन्होंने आज तक गलत नहीं किया है यार। अरे तो मैंने पूछा आपसे? पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। उन्हें घर पर ही रोक कर रखो। डॉक्टर सिन्हा फैमिली डॉक्टर हैं हमारे, इस गाढ़े वक्त में साथ दे रहे हैं, वही बड़ी बात है। दीदी चली गई वहां तो क्लिनिक छोड़कर भाग जाएंगे। यार तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बात करने की, है? क्यों छोड़कर भाग लेंगे? हैं? दीदी बम है क्या कोई? बम नहीं, वायरस है, वायरस। लॉकडाउन के पहले जिस दुकान पर गई थी, कोई फोन नहीं उठा रहा। मैं कहती हूँ अगर डॉक्टर ने भी पल्ला झाड़ लिया ना तो सोच सोच कर पछाड़े खाएंगे सब। वैसे भी यहाँ बात बात पर लौटने की फैमिली झक सवार रहती है तुम सब पर। क्या मतलब? क्या इसका? बोलो। हाँ, वक्त बेवक्त जब देखो तुम भाई बहन आराम फरमाने लगते हो। कुल्ला किया लेट गए, कंघा किया लेट गए। देखो बिंदु, ये खामखा तुम उलझना मत, हाँ? समझे? अरे सबकी शारीरिक बनावट अलग होती है भाई। अब हमारे परिवार में है जल्दी से थक जाना, तो क्या करें? देखो जी, तुम भी दिमाग को ताप ना दो मेरे। कल को बोलोगे ऑक्सीजन खींच रहा था, थक गया। अरे यार बिंदु क्या कहूं मैं तुमसे। उम्र हो रही है यार उनकी, दीदिया की, हैं? इतना उबती क्यों हो उनसे? हरकतें ही ऐसी करते हो तुम लोग। जब देखो तब स्वास्थ्य चर्चा। ऐसी ऐसी बीमारियों का इजाद कर दिया तुम्हारी दीदिया ने कि सुनने वाले के मगज में छाले पड़ जाएं। देखो बिंदु, अब ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है। हाँ। क्या ज्यादा हो रहा है? हाँ, पता है कल सब्जी वाले से क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? यही कि अरबी खाने से मोतियाबिंद बढ़ गया लगता है। उसने भी जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा नहीं जीजी, अरबी में ठंडे मसाले का शोरबा लगा दिया होगा, उससे बढ़ गया होगा मोतियाबिंद। हाँ तो हाँ हो भी सकता है ना, हो भी सकता है। हाँ, क्यों नहीं। अरे जिस दिन भैंस के दूध से जमी दही की मलाई से अल्सर का इलाज होने लगेगा ना, उस दिन मान लूंगी कि अरबी में ठंडे मसाले के शोरबे से मोतियाबिंद बढ़ती है। पागल बना दोगे दोनों भाई बहन मिलके। हंस रहे हैं? खैर अभी तो संभालो उनको।
डॉक्टर सिन्हा तक पहुंच गई तो बस। अरे क्या संभालूं, क्या रोकूं? उन्होंने तो फोन कर दिया डॉक्टर साहब को, बस आते ही होंगे। क्या? हाँ। लेकिन लॉकडाउन में? अरे तुम भूल गई क्या, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर। उनके पास सरकारी पास है। सत्यानाश, इनसे भी गए अब हम। तुम माथा ठोको, मैं जा रहा हूँ दिदिया के पास। लो लो, लगता है आ गए डॉक्टर सिन्हा। अरे लगता है हाँ दिदिया आया, आया दिदिया आया। देख तो डॉक्टर सिन्हा लगते हैं। हाँ देखता हूँ लगता आ ही गए डॉक्टर साहब। ज्यादा यही लिवाला। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। कांता जी किधर है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको आने में? दिक्कत भी होती तो आना ही था ना। कांता जी बहुत बुरी तरह से करा रही थी। अरे हाँ, क्या होना है? अरे ज्यादा कुछ नहीं। अरे पहले आप अंदर तो आइए। चाय लीजिए, कुछ आराम कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अरे चाय पान? अरे मेरे मरने के बाद चाय पान कराते रहे ना पूरे मोहल्ले को। कुछ नहीं कहूंगी। हाय, यहाँ दर्द से बूढ़ी काया हट गई और ये बिल्लड़ चाय नाश्ते की बात करता है। अरे भाई डॉक्टर साहब आ गए हो भगत, तो सीधे यही लिवा के ले आ। डॉक्टर साहब ये हाथ धो लीजिए, ये लीजिए टॉवेल। हाथ पोंछ लीजिए। हाथ धो कर तो वैसे भी चमड़ी जो है बिल्कुल घिस गई। अब क्या करें, कोरोना काल में यही सब चल रहा है। अब तो फिर क्या करें, चलें? यही है, इस तरफ कमरा है दीदिया का। जी बैठी तो ही है कांता जी। इधर आ जाओ तुम लोग। क्या हुआ कांता जी, कैसी हैं? आए हाय, क्या बताऊं। अरे अच्छी खासी मजे में तो दिख रही हैं आप। अरे क्या मजे में भैया, मर रही हूँ, बैठ भी नहीं पा रही हूँ, सांस भी नहीं आ रही है। हाय क्यों, क्या हो गया? लाइए नब्ज दिखाइए। हाँ देख लो भैया, पहले देखो। हाँ देख लो नब्ज तो देख लो, लेकिन पहले पूरी बात तो कह लूं। हाँ बताइए ना। हाँ देखो भैया, तुम तो जानते हो ना कि कैसी चहुदिशी बंदी का माहौल है। प्रकृति का सर्वनाशक पुरुष आज सब हार कर अपनी मूल प्रकृति में आ चुका है। और वो दूसरा सूर्य बनाने वाले देशों में भी अब दूसरे देशों से मास्क का आयात करने की नौबत आ गई। और पूछो मत भैया। कांता जी अपनी दिक्कत बताइए, ये सब तो न्यूज़ चैनल वाले दिन भर चला ही रहे हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी देखो सबको अपनी जान प्यारी है, सबकी जान सांसत में है बिल्कुल। और हाँ भैया, आपके भी तो बाल बच्चे हैं। मेरा कौन है भैया, इस भगत के सहारे बस दिन काट रही हूँ, वरना तो पूछो मत। अरे कांता जी दिक्कत क्या है कांता जी? वही अब भैया दिक्कत क्या होगी, ऐसा भाई बेचारा बस आंखें ही देखता रहता है। अब लेकिन भैया क्या बताएं, परिवार तो उसका भी है ना। हाँ, एक जिद्दी और मन बढ़ू पत्नी, अब वैसे ही अभी नई बेटी। अरे दिदिया क्या बोले जा रही हो? अरे डॉक्टर साहब को अपनी दिक्कत बताओ। हाँ, अब यहाँ भी जाबी बांध दे मुंह पर मेरे। हैं? जानती हूँ कि दिक्कत ही बतानी है। अरे डॉक्टर साहब है, लेकिन पहले भूमिका तो बना लूं। है? अरे डॉक्टर सिन्हा कोई गैर थोड़े ना है। अब देखो पूरी बात ना बताई तो इलाज कैसे ठीक से होगा, पूरी बात बतानी पड़ती है। हाँ तो भैया, मुझे तो आज तक उन दोनों ने कुछ न समझा, बस इस भाई को छोड़कर। बस यही है जो दो बातें करके अघा देता है बूढ़ी दिदिया के मन को। पर बात तो फिर वही है ना भैया, स्त्री चाहे तो घर को घर बना दे, वरना घर क्या, बस पूछो मत, भूत का डेरा। अरे दिदिया मुद्दे की बात करो ना। हाँ, आती हूँ, जल्दी से मुद्दे पर भी आती हूँ भैया। अब डॉक्टर साहब पता है भैया, कल की बात है, इसकी पत्नी, अरे मेरी भाभी सरसमपुर की है, और बताए दिल्ली में बचपन बीता, फिर पिता की पोस्टिंग के साथ पूरा परिवार आजमगढ़ आ गया।
वहीं हमारे पिताजी और उसके पिताजी की पहचान हुई। क्या बताएं भैया, अब सोचती हूँ तो लगता है काश समय को दोबारा पीछे ले जा सकती। बस सोचती ही रहती हूँ। मैं ही गई थी पिता के साथ लड़की चुनने, क्या मालूम था कि ऐसी भोली सूरत का ऐसा पाश होगा। अरे कांता जी, पहले जरा मेरी तरफ मुखातिब होइए। ये बताइए, सांस पहले भी फूलती थी कि इधर फूलने लगी? अरे हाँ, वही बता रही हूँ भैया, थोड़ा रौ पकड़ने में टाइम लगता है ना। असल में पेट फूल रहा है, सांस की अलग से कोई बात नहीं। अरे हमारे तो पूरे खानदान में किसी को सांस की कोई बीमारी ही नहीं रही। बताओ जरा, तो मुझे कैसे होगी? बात दरअसल कल की है। वही बिंदु, मेरी भाभी, इस बेचारे भगत की बीवी, पढ़ी लिखी नाकारा औरत, जिसे मैं ही पसंद करके अपने कलेजे, अपने भाई की खातिर ब्याह के लाई। जाने किस वक्त की दुश्मनी काढ़ रही है ये। दीदी, दिक्कत क्या है वो बता दो, डॉक्टर साहब को देर हो रही है। अरे हाँ भैया, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? बिंदु ने कल रात भैया सब्जी बनाई, आलू के संग लोबिया। हाँ, लोबिया आलू के संग बनाई। अरे कोई अनपढ़ भी समझ जाएगा कि कैसी गैसवार सब्जी है लोबिया। और इस पर बिंदु ने हींग का मुंह तक न दिखाया। ओहो, तो कांता जी मतलब पेट खराब हो गया आपका? हाँ, तो मतलब अब कोई एक सेंटेंस की समस्या तो है नहीं कि कह दूं कि पेट खराब हो गया। अरे डॉक्टर साहब, शॉर्ट में कहें तो सीधी सी बात है कि हमारी दिदिया का जो पेट है बहुत सेंसिटिव है। नहीं, सेंसिटिव नहीं है भैया, गैसवार है, गैसवार। हाँ, तो मतलब है कि गैस है कांता जी। हाँ, तो गैस तो अंदर है ही है, और सभी के है। क्या तुम्हारे नहीं है क्या? इतनी गैस भैया कि पेट फूल के एकदम तन जाता है। कसम से उस वक्त तो न सांस अंदर न बाहर को, बस अकड़ जाती है देह भैया, पूछो। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है। अरे बिस्तर पर लेटे लेटे कराहा करती है मेरी दिदिया। अरे तो बिस्तर पर जाती ही क्यों है? ऐसे में थोड़ा टहला करें। हाँ, टहलना? हाँ, टहलती तो हूँ भैया, दिन भर टहलती हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी धीमे कभी तेज। और डॉक्टर साहब एक बात बताएं, कभी कभी तो दिदिया एक ही जगह खड़ी होकर लेफ्ट राइट करती रहती है। हाँ, तो मुझे तो डर लगने लगता है ना कि ये सोच के कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना हो गई हो। अरे बेटा, ऐसा न बोला कर भगत। मुझ अकेली को कौन नाथ, कुछ हो ही गया तो कौन संभालेगा? अरे दिदिया, ऐसा क्यों कहती है दिदिया? अरे तेरा भाई जिंदा है अभी दिदिया, धरती पाताल एक कर दूंगा। तू दीदी का माँ है मेरी, सो तो है, देवी का स्वरूप है दिदिया। तू हिम्मत ना हार, तुझे कुछ ना होने देगा तेरा भाई। अरे हम दो को 33 करोड़ देवता है, ढूंढ कर लाऊंगा सारे आकाश वालों को, और मेरी दिदिया की गैस निकलवा कर ही रहूंगा। अरे क्या नौटंकी चला रहे हैं आप दोनों? ये बिस्तर पर लेट कर करा रही है क्योंकि पेट में गैस है, भाभी से बैर है क्योंकि लोबिया में हींग नहीं था, और दिदिया बीमार है क्योंकि भैया के दिमाग नहीं है। अरे थोड़ा काम किया कीजिए कांता जी, काम, खाली दिमाग। अरे शैतान का घर होता है और क्या डॉक्टर साहब। और यहाँ पर गैस का घर हो गया है। मन बहलाइए टीवी देखकर, लेकिन झाड़ू बर्तन से भी परहेज मत करिए। अच्छा? शरीर को जितना भूले रहेंगी गैस का उत्पादन उतना ही कम होगा। और हाँ, अगर गैस बन भी गई तो घरेलू उपचार कीजिए ना। जैसे? अजवाइन है, हींग है, काला नमक है, कुछ भी खाइए, पर बिस्तर पर लेटे लेटे ऐसी बोराई बर्र जैसे छटपटाइए मत। ऐसे बेमतलब पुराण गाती रहेंगी तो स्वस्थ आदमी का भी दिमाग भन्ना जाएगा, और हम तो वैसे भी कोरोना गामी हो रखे हैं। ओए हाय, कैसी निष्ठुर बातें कर दी तुमने भैया, तो हद हो गई। अरे मैंने तो अपना समझकर भाई के नाते से दुखड़ा कहा, जरा मन हल्का किया, और तुम क्या कहें। वैसे भगत, अब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, वायु दाब थोड़ा कम जान हुआ पड़ता है। देखो भैया, दर्द बांटने से ही बढ़ता है ना।
आज इतने कठिन वक्त में आकर आपने बड़ा एहसान किया डॉक्टर साहब। भगत, ए भगत, हाँ हाँ दीदी। जा जा जा, ये डॉक्टर साहब की फीस दे दे और चाय नाश्ता करवा दे। हाँ भैया, आशीर्वाद आशीर्वाद, जाओ। अरे किया क्या है मैंने जिसकी फीस लूं? हाँ। लेकिन भविष्य में किसी हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम के लिए फोन मत कीजिएगा। और अब जब भी वायु दाब हो, मुंह की जगह हाथ पैर चलवा देना इनके भगत जी। चलता हूं, नमस्ते। ये तो चलेगा गुस्से में। अरे गुस्से में? किस झोला छाप को फैमिली डॉक्टर बना रखा है तुम दोनों ने, हैं? हद हो गई। लगता है दीदिया, हाँ? डॉक्टर साहब दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा है, ना आए, कतई ना आए, कभी ना आए। एक गोली तक न दी और ट्रीटमेंट प्लान तो देखो जरा। किसकी हिम्मत जो कांता क्रांतिकारी से झाड़ू बर्तन करवा दे। संस्कारहीन कहीं का। कैसा अधोपतन हो चुका है समाज का, है? मनुष्य की कोई नातेदारी ही शेष नहीं रही है भगत। ये बात तो सही कह रही हो दीदिया। हाँ। समस्या पर तो बात ही नहीं की डॉक्टर ने। लेकिन तो? दीदिया, देखने से तो बेहतर लग रही है। हाँ, तो बेहतर तो होना ही है। तो क्या आप जीवन भर बीमार थोड़े ही ना रहोगे? वैसे अगर ना लोबिया के बाद गुलाब जामुन न खाया होता तो ये न होता। हाँ। सब मिला कर गैसवार हो गया। यही बात है। वैसे एक बात है भगत। हाँ, क्या? बिंदु के हाथ में स्वाद भी है ना। ये तो सही कही दीदिया तुमने। अब लेकिन अब भैया भगत, मुंह और मन सब फीके हो गए हैं। ऐसा कर, सुन, अब बिंदु से कह दे बेसन की मसालेदार तरी लगा कर सब्जी बना दे पूरी के साथ। अभी कह देता हूँ। अरे लेकिन दीदिया, हाँ, क्या गैसवार तो ना होगा? अरे अब क्या, हाँ, जिंदगी भर गैस ही बनती रहेगी। अरे उससे कह देना हींग का तड़का लगा दे, हींग का। हाँ, हाय, आज सुबह से लेट कर भैया थक गई हूँ बिल्कुल। अरे दीदिया ऐसा करो, हाँ? अब करवट बदल कर लेट लो। हाँ? क्या है, हाँ? करवट बदलने से नजरिया बदलता है तो अच्छा? जीना आसान हो जाता है। सही कह रहे हो। तो सखियों, ये थी आपके लिए एक खास प्रस्तुति हमारी सखी सहेली और पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। आपको कैसा लगा ये हमें आप बताइएगा ज़रूर। निरंजना श्रीवास्तव की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। हम पात्रों का परिचय आपको दे दें। दीदिया रेणु चतुर्वेदी। भगत। दीदिया रेणु चतुर्वेदी, नमस्कार। भगत अमरकांत दुबे, नमस्ते। बिंदु राजुल अशोक, नमस्कार। और डॉक्टर साहब दिलीप, मेरा नमस्कार। तो ये सखियों, ये प्रस्तुति आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और चूंकि नववर्ष का मौका है, ये तो सभी जानते हैं, और जब हम पूरे परिवार के साथ होते हैं, जैसे ये छोटा सा एक परिवार था, और जब सब साथ होते हैं तो माहौल कुछ और ही होता है।
इस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। भाई क्या कहना, जब घर पूरा भरा होता है परिवार के सदस्यों से। और अभी नाटक जो आपने सुना, उनकी लेखिका हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, निरंजना श्रीवास्तव। हेलो हेलो हेलो। शायद उनसे संपर्क कट चुका है सखियों, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। जी, हमारे साथ हमारी सखी हैं नेहा, और शायद निरंजना जी भी लाइन पर आ रही हैं। हेलो हेलो निरंजना जी, सखी सहेली कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी विविध भारती से आपका लिखा हुआ नाटक दीदिया भगत प्रसारित हुआ, आपने सुना, आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी वाणी के धनी कलाकारों को। और सच में इस नाटक को सुनने के दौरान मुझे लगा कि मैं एक परिवार का हिस्सा बन गई जी। और खुद ही हंस रही थी, खुद ही सुन रही थी। इतनी सुंदर प्रस्तुति की है। मुझे लगता है कि विविध भारती अपनी उस परंपरा को अभी भी उसी रूप में जारी रखने में सफल हुई है, और साथ में नई पीढ़ी के साथ, उसकी आकांक्षाओं के साथ, उसकी अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतरती हुई विविध भारती एक बहुत ही मेरे ख्याल राष्ट्रीय संपत्ति है जी हम सब के लिए। क्या बात है निरंजना जी। तो आपने जब ये नाटिका लिखी, जब इसको आपने कागज पर उतारा, तो क्या दिमाग में था आपके? मुझे लगता है कि परिवार में इतनी तरह की छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं कि जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, कभी वो नजर में आती भी हैं और कभी वो आंख की किरकिरी भी बनती है। लेकिन अगर उनमें थोड़ा सा व्यंग्य डाल दिया जाए तो जीना आसान हो जाता है, और फिर हर क्षण का हम अधिक से अधिक खुशी आनंद ले सकते हैं, मेरे ख्याल से आनंद ले पाते हैं। बिल्कुल सही, क्या बात है। तो बहुत मुझे लगता है कि परिवार में खुद में इतना रस है और हम उस रस से वंचित रहते हैं अक्सर। उसकी कड़वाहट तो दिखती है पर खट्टापन और चटपटापन नहीं दिखता। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये जो परिवार होता है एक खट्टी मीठी भेल की तरह होता है, यूं कहें तो। इसमें हर तरह का स्वाद होता है, खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा। और जब ये पूरा परिवार एक साथ होता है तो जो खुशी होती है वो दुगनी सी हो जाती है। निरंजना जी, बिल्कुल जी, आपका लिखा नाटक हमने सुना, हमारे साथ सभी श्रोताओं ने सुना, और हमसे जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे जोड़ने के लिए मैं आप सबकी हार्दिक आभारी हूँ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया विविध भारती। धन्यवाद। धन्यवाद। आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं। मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। तो नेहा, क्या कहती हो, आज से पहले इतनी खुशी नहीं मिली? बिल्कुल, आज से पहले इतनी खुशी तो नहीं मिली और आने वाले हर दिन में इससे ज्यादा ही खुशी मिले, ऐसी हम सोचते हैं और ऐसी हम कामना करते हैं। तो ये कामना हम सभी के लिए करते हैं। तो फिलहाल सभी से विदा लेने का वक्त है। तो नेहा शर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।